नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम पे अपन ने बात की थी जो अपने लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन था, सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं अपन। आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही रहने वाला है। आज की वीडियो में अपन सॉइल साइंस के जो अपने नए टॉपिक हैं, सॉइल इरोजन, उनके बारे में बात करेंगे और उसके कुछ टाइप्स के बारे में अपन बात करेंगे। वहाँ पे इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन ने एक फीडबैक लिया था कि आपको कौन सा टाइप पसंद है। आपको पहले राइटअप वाला या फिर कंटिन्यू राइटअप और रेटिंग वाला? तो बहुत से कमेंट्स आए थे, डायरेक्टली ज़्यादातर डीएम और व्हाट्सएप ही आया था कि उनमें उन्होंने बोला था कि इसमें थोड़ा टाइम का सेविंग होता है। तो इसी वजह से आज भी अपन उसी टाइप से जो अपनी सीरीज है उसी में चलेंगे। पहले अपन ने राइटअप कर लिया, अब उसी के बारे में अपन बात करेंगे। कुछ पार्ट को अपन बाद में रीडिंग भी करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो अपना रहने वाला है सॉइल इरोजन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। देखो, सॉइल इरोजन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी सॉइल इरोजन क्या होता है? डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। कोई भी सॉइल पार्टिकल है उसका डिटेचमेंट, डिटेचमेंट का मतलब होता है टूटना या अलग होना। क्या होता है? किसी भी चीज की डिटेचमेंट की बात हो रही है, अलग होने से बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब दूसरी जगह जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो वैसे भी जानते हो, यानी अपन बात करते हैं फ्रूट वेजिटेबल में ट्रांसपोर्टेशन मतलब फार्मर फील्ड से मार्केट तक ले जाना, ये भी एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन ही है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये लैंड है, इस लैंड में ये सॉइल के पार्टिकल्स है। इन सॉइल के पार्टिकल्स का यहाँ के दूसरे जो अलग पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल से टूटकर अलग होना, और इस अलग हुए हुए पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या कहलाएगा? देखो, यहाँ पे पार्टिकल अलग हुआ तो इसको अपन ने बोला डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब क्या होता है? बाकी सब पार्टिकल से अलग होना, या किसी भी बेसिक चीज में जब अलग होने की बात आती है तो वहां पे डिटेचमेंट वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ से पार्टिकल डिटेच हो गया तो इसको इरोजन नहीं बोलेंगे, ओनली ये डिटेचमेंट हुआ है। अब ये पार्टिकल डिटेच होकर यहाँ से, यानी अलग होकर यहाँ से दूसरी जगह चला गया, यानी ट्रांसपोर्ट हो गया इस पार्टिकल का, तो यहाँ से इस पार्टिकल का लॉस हो गया और ये पार्टिकल दूसरी जगह जाकर डिपोजिट हो गया। तो मतलब क्या हुआ? डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल इरोजन। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई पार्टिकल है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपोजिट हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ की जो सरफेस की सोइल होगी कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, और डिपॉजिट होने की जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे सरफेस सोइल गई है और वो यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गई, धीरे धीरे नीचे क्या आएगी, सब सरफेस सोइल आएगी, वो भी उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी। यानी फर्टाइल लैंड नीचे की तरफ चला गया और नॉन फर्टाइल ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, सब सरफेस एक्सपोज होगी, तो सब सरफेस एक्सपोज हुई तो सब सरफेस क्या होती है? नॉन फर्टाइल लैंड होता है। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि सॉइल इरोजन एक कैसी प्रोसेस है? हार्मफुल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? हार्मफुल प्रोसेस है, कोई बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं, इसमें कोई लाभ नहीं होता, ये एक हार्मफुल प्रोसेस है। अब देखो टाइप ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो दो टाइप के इरोजन होते हैं। सबसे पहला इरोजन होता है जियोलॉजिकल इरोजन और सेकंड होता है एक्सीलरेटेड इरोजन। जियोलॉजिकल जो इरोजन होता है ये अपन बात करते हैं जो वाटर है, एयर है, इनके नॉर्मल फ्लो से होता है। यानी अपन बात कर सकते हैं कि यहां पर आपके पास में इरोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपन बोलते हैं नो प्रॉब्लम इरोजन या नेचुरल इरोजन या फिर जियोलॉजिकल इरोजन। तो इसको कुछ भी बोल लो, जियोलॉजिकल इरोजन बोल लो, नेचुरल इरोजन बोल लो, नो इरोजन बोल लो। यानी यहाँ पे ये वाटर और एयर या विंड जिसको अपन बोलते हैं उनकी नेचुरल स्टेज में होता है। इस टाइप की जो इरोजन होता है इसमें ज्यादा कोई हार्मफुल इफेक्ट आता नहीं है, तो नो प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है देखो, अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहां से पार्टिकल डिटेच हुए, अलग हुए, अलग होने के बाद में ये पार्टिकल कहाँ चले गए? यहाँ चले गए और यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गए। ऐसे ही क्या होगा, किसी दूसरी जगह से पार्टिकल अलग होगा
और वो आकर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जितने पार्टिकल गए थे इस जगह, उतने पार्टिकल किसी दूसरी जगह से यहाँ आकर डिपॉजिट हो गए। ऐसे किसी और जगह से पार्टिकल यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब जितने पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं उतने पार्टिकल ही दूसरी जगह से फर्टाइल सॉइल कर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं। ऑल्दो इसमें भी कुछ लॉसेज हैं, लेकिन जो मेजर बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर क्या होता है, नो लॉस स्टेटमेंट या नो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। इसी वजह से इसको नेचुरल इरोजन बोलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस में होती है, जो वाटर और विंड की नेचुरल स्टेज होती है उस सिचुएशन में होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस सिचुएशन को अपन जियोलॉजिकल या नो इरोजन या फिर नेचुरल इरोजन प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड आती है एक्सिलरेटेड इरोजन। एक्सिलरेटेड इरोजन में ह्यूमन इंटरवेंशन एक तो इंक्लूड हो जाता है, यानी जो मानवीय क्रियाएं हैं इनसे वेजिटेशन जा रही है, और वेजिटेशन की जाने की वजह से या वेजिटेशन के अपन बात कर सकते हैं खत्म होने की वजह से, नष्ट होने की वजह से क्या होता है, ये इरोजन बढ़ रहा है। या दूसरी अपन बात कर सकते हैं जो मेजर एक्सिलरेटेड इरोजन के टाइप हैं, वाटर और विंड। यानी वाटर यहाँ पे देखो, अपन ने एयर वर्ड यूज नहीं किया, ऊपर तो अपन ने एयर वर्ड भी यूज कर लिया था। एयर और विंड में थोड़ा माइनर डिफरेंस है। एयर और विंड दोनों हवा को ही बोलते हैं। एयर में क्या होती है कि जो वायु की स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन विंड में क्या होती है, ये स्पीड एक सफिशिएंट टर्बुलेंस या इरोजन कॉज करने लग जाती है। उस सिचुएशन को अपन विंड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डिग्री ऑफ स्पीड का डिफरेंस है। यहाँ पे लो डिग्री ऑफ स्पीड होती है, यहाँ पे स्पीड विंड की क्या होती है, विंड में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो, एक्सेलरेटेड इरोजन ऐसा इरोजन होता है जो नेचुरल इरोजन नहीं होता, यानी इसमें क्या होगा, इस टाइप की प्रोसेस क्रिएट नहीं होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जितना लॉस होता है उससे बहुत कम दूसरी जगह से आकर डिपॉजिट होता है या डिपॉजिट नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जो लॉस होता है वो हाई लॉस होता है, इसलिए इसको एक्सेलरेटेड इरोजन बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम कॉजिंग इरोजन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होती है, मेजर प्रॉब्लम आती है। तो जनरल या फिर जियोलॉजिकल या फिर नेचुरल इरोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक्सेलरेटेड इरोजन में प्रॉब्लम आती है। दो टाइप का इरोजन होता है एक्सेलरेटेड, मेनली वाटर और विंड। यानी अपन डेफिनेशन यही रखेंगे, वाटर इरोजन की बात करेंगे, डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय वाटर इज नोन एज वाटर इरोजन। सेकंड, डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय विंड इज नोन एज विंड इरोजन। दोनों में माइनर डिफरेंस है। एक में वर्ड यूज करना वाटर, दूसरे में क्या, विंड। यानी यहां से इन पार्टिकल को अलग कर कर दूसरी जगह ले जाने वाला फैक्टर वाटर इरोजन में वाटर होता है, और विंड इरोजन में यहां से पार्टिकल को अलग करके दूसरी जगह ले जाने वाला फैक्टर क्या होता है, विंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेफिनेशन में एक ही वर्ड और जोड़ना है। यहाँ पे नेचुरल जो अपने बात करते हैं इरोजन था, नॉर्मल जहां इरोजन के डेफिनेशन पढ़ रहे थे, डिटेचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में दोबारा से बात करने की जरूरत नहीं है। डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, किसके द्वारा डिटेचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर वाटर के द्वारा हो रहा है ये प्रोसेस तो वाटर इरोजन, विंड के द्वारा हो रही है तो विंड इरोजन। फर्स्ट अपना टाइप है वाटर इरोजन। देखो, वाटर इरोजन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन वही हो जाएगी, डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय वाटर इज नोन एज वाटर इरोजन। यानी ये जो कंप्लीट प्रोसेस अगर वाटर से हो रही है तो इसको अपन बोलेंगे वाटर इरोजन। वाटर इरोजन की जो फर्स्ट स्टेप होती है उसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन या फिर रेन ड्रॉप इरोजन। यानी यहाँ पे इरोजन कोज करने की पहली स्टेप होती है। देखो, आपने देखा होगा बारिश होती है, जब भी बारिश होती है बरसात की बूंद सीधी अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ के ऊपर क्या करेगी, आकर जैसे यहाँ गिरती है, जैसे ही बूंद गिरेगी, बूंद के पास से जो मिट्टी होती है वो क्या होगी, छिटक जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ऑल्दो यहाँ पे जाने की जो दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होती है। ऐसा नहीं है कि आपके 5 मीटर या 50 मीटर जा रही है, 1-2 सेंटीमीटर भी दूर जा रही है। लेकिन अपनी डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी भी पार्टिकल का अलग होना, जैसे ही बूंद गिरी पार्टिकल यहाँ से अलग हुआ और ये अलग होकर दूसरी जगह गया। अब वो दूसरी जगह चाहे 1 सेंटीमीटर दूर हो सकती है, चाहे 5 मीटर, चाहे 500 किलोमीटर। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रही है, जैसे ही बारिश की बूंद गिरी पार्टिकल यहाँ से डिटेच हुआ, डिटेच होकर दूसरी जगह चला गया। तो इस टाइप के इरोजन को अपन बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। यह है वाटर इरोजन की कौन सी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। यानी इनिशियली जो वाटर इरोजन कॉज करते हैं अपन, या वाटर इरोजन जो स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, बारिश की बूंद से। इसी वजह से इसको स्प्लैश का मतलब होता है छिटकना, ठीक है। और रेन ड्रॉप का मतलब भी, ये जो प्रोसेस हो रही है कंप्लीट किसके द्वारा हो रही है, रेन ड्रॉप। तो इसी वजह से इसको अपन बोलते हैं रेन ड्रॉप इरोजन या फिर
स्प्लैश इरोजन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीट इरोजन। जैसे ही देखो हाई रेनफॉल होगी, स्टार्टिंग में जैसे रेनफॉल हुई, ये क्या हो गया, छिटक गया, छिटक कर क्या हुआ, एक नई अपन बात कर सकते हैं कि जैसे ही छिटका ये दूसरी जगह चला गया, इस टाइप के इरोजन को अपन ने स्प्लैश इरोजन बोल दिया। लेकिन जैसे ही बारिश कंटिन्यू हुई तो लैंड के ऊपर क्या होगा, वाटर भर जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इसके बाद में क्या होगा, जैसे ये वाटर क्या होगा, फ्लो करेगा, यानी इसकी स्पीड बढ़ेगी और स्पीड के साथ साथ वाटर क्या होगा, अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। अपनी डेफिनेशन यही बोलती है कि पार्टिकल का एक जगह से डिटैच होकर दूसरी जगह जाना, चाहे वो वाटर से जा रहा तो वाटर इरोजन, विंड से जा रहा तो विंड इरोजन। ये किस फॉर्म में जा रहा है, पूरी सॉइल सरफेस से यूनिफॉर्म फॉर्म में जा रहा है। इस वजह से इसको बोलते हैं सीट। सीट का मतलब हो गया, एक पेपर भी एक सीट की तरह वर्क कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक परत के रूप में जा रहा है, यानी पूरी सॉइल क्या होगी, पूरे लैंड से एक परत के रूप में जान रही। अब देखो यहाँ पे फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे जो हार्मफुल इरोजन होता है वाटर इरोजन का, वो यही इरोजन होता है। रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये क्या होगा, वाटर के साथ साथ क्या जा रही है, सॉइल जा रही है, वैसे वैसे इरोजन कोज हो रहा है। लेकिन पूरी एक सरफेस, जैसे अपन बात करें, ये आपकी सॉइल की लेयर है, इसके ऊपर से वाटर बहकर जा रहा है, तो पूरी अगर लेयर को ले जाएगा तो अपने को पता और नहीं लगेगा, यानी ये फार्मर नोटिस नहीं कर सकता, अननोटिसेबल होता है। यानी फार्मर के नोटिस ना करने की वजह से ये क्या होगा, फार्मर को पता नहीं लग पाएगा, और फार्मर को अगर पता नहीं लग रहा तो फार्मर कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, अगर आपके अभी कोविड-19 या कोरोना जिसको अपन बोल रहे हैं उसका इन्फेक्शन चल रहा है, अगर आपको पता लग रहा है, जैसे दो टाइप के होते हैं, सिम्प्टोटिक एसिम्प्टोटिक, कुछ में लक्षण आते हैं, कुछ में लक्षण नहीं आ रहे। अब जिनमें नहीं लक्षण आ रहे वो ज्यादा डेंजर है, जिनके अंदर लक्षण आ रहे वो डेंजर नहीं है। भाई जैसे लक्षण आ गया आपके अंदर, तो पता लग गया कि आपको कोरोना है, तो आप क्या करोगे, दवाई ले लोगे, मेडिसिन ले लोगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन जिनके बारे में पता ही नहीं लगा, उनको दवाई क्यों दोगे। आपको पता लगेगा कि इसको बीमारी है तो आप उसको दवाई दोगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसको कोई बीमारी है तो आप उसको दवाई क्यों दोगे। ऐसे क्या होगा कि फार्मर को पता नहीं लगता, और फार्मर को पता नहीं लगेगा तो फार्मर क्या करेगा, मैन्योर अप्लाई नहीं करेगा, फर्टिलाइजर नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि फार्मर के हिसाब से इसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। लेकिन ये सरफेस सोइल जाने की वजह से अपने को पता है कि जो ऊपर 15 सेंटीमीटर सोइल होती है वही फर्टाइल होती है, उसके नीचे की जो सोइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती, यानी वहां पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। तो इस सिचुएशन में ऊपर से पूरी लेयर गई तो इस सोइल में क्या होगा, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अब सेकंड चीज यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इसको फार्मर नोटिस नहीं करता है तो फार्मर कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं करेगा, और कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम जो लॉस होगा इसी कंडीशन में आएगा, और फार्मर की जो अपर की लेयर है, अपर सरफेस लेयर, वो चली जाएगी, और अपर सरफेस लेयर फर्टाइल होती है। बाकी सब में क्या होगा, कुछ कुछ पार्ट जा रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरी सरफेस लेयर जा रही है। इसलिए मैक्सिमम अपन बात कर सकते हैं सबसे हार्मफुल इरोजन सीट इरोजन होता है। ऐसा नहीं है कि रिल और गले इरोजन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अगर फार्मर को इसका पता नहीं लगेगा तो अपन कैसे पता करें इसका, तो इसका रीजन है ये मडी रन ऑफ के नाम से अपन बात कर सकते हैं। क्या होता है मडी रन ऑफ के में, जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे ही पानी बरसात होती है, बरसात के बाद में पानी क्या होगा, यहाँ से बहकर चला जाएगा, खेत के लास्ट कोने में इकट्ठा होगा। जहां इकट्ठा होता है वहां पे पानी में अगर मिट्टी दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, मडी रन ऑफ है, यानी यहाँ पे जो मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर आ गई है और यहाँ पे इरोजन हुआ है। ऑल्दो ये नोटिसेबल नहीं होता, इस वजह से सबसे ज्यादा डेंजर होता है। रिल इरोजन, रिल इरोजन अपन बात कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं डिग्री ऑफ इरोजन बढ़ रहा है, सबसे कम स्प्लेस में, फिर सीट में, फिर रिल में, और फिर ग्ले में। यानी मैक्सिमम इरोजन तो ग्ले में होता है, लेकिन फार्मर के लिए सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है, सीट। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इरोजन कोज गले में होता है, रिल में नहीं होता है, सॉरी रिल में, सीट में, इस प्लेस में नहीं होता है, सबसे ज्यादा गले में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर सीट इरोजन होता है फार्मर के लिए। रिल इरोजन में क्या होती है, जैसे जैसे इरोजन होता है, यहाँ पे देखो कुछ सीट के रूप में हो रहा था, पूरी लेयर जा रही थी, यहाँ पे पूरी लेयर नहीं जाएगी, एक छोटी छोटी नालियां बन जाएगी खेत के अंदर, और वो नालियां क्या होगी, जहां पे नाली बनेगी वहीं से मिट्टी जाएगी। अब नाली क्या होगी, गहरी तो बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो बीच का लैंड है, बीच का जो सोयल है वो तो फर्टाइल है कम से कम, तो और फार्मर को पता भी लग गया कि इरोजन है, तो फार्मर क्या करेगा, कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देगा। दूसरी चीज, इस इरोजन के लिए ये बोला जाता है कि जैसे टिलेज करते हैं अपन, अपने को कोई अलग से कंट्रोल मेजर नहीं डालने हैं, जैसे टिलेज करते हैं, टिलेज के टाइम पे क्या होता है, अपन जनरली प्लॉइंग करते हैं, फिर उसके बाद में
पाटा लगाते हैं तो उसी सिचुएशन में क्या होगा, ये इरोजन ठीक हो जाता है। इसकी एडवांस स्टेप आती है गली। गली में क्या होगी, ये जो नालियां होती है इनका आकार बड़ा होकर बड़ी लंबी और गहरी नालियां पड़ जाती है। अब इन नालियों की लंबाई और गहराई के आधार पर गली इरोजन को अलग अलग पार्ट में बांटा गया। बेसिकली गली इरोजन होता है वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का मेनली गली इरोजन होता है, जिसको अपन बोलते हैं सबसे पहली वेरी स्मॉल गली, फिर स्मॉल गली, फिर मीडियम, फिर लार्ज। ठीक है। और अपन बात करते हैं इनको चारों को अलग अलग कैटेगरी से बोला जाता है। फर्स्ट G1, G2, G3 और G4। सबसे ज्यादा डेंजर G4 होता है, सबसे कम G1 होता है। कंपेयर कर रहे हैं अपन इन्हीं की सब कैटेगरी पे। ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर इनमें कर रहे हो, अगर इनमें करोगे तो फार्मर के लिए सबसे ज्यादा जो डेंजर इरोजन है वो सीट इरोजन है, हमेशा ध्यान में रखना। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में डाला है डेप्थ की वजह से। अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहला डेप्थ फैक्टर है, फिर अपन बात करेंगे विड्थ फैक्टर है, फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे स्लोप फैक्टर। 3 चीजों के बेसिस पे अपन इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। डेप्थ की बात करें तो जो सबसे पहले डेप्थ अपन बात कर रहे हैं वेरी स्मॉल गली, उसकी डेप्थ कितनी होती है, लेस देन 3 मीटर। सेकंड अपन बात करते हैं इसकी भी G2 की भी लेस देन 3 मीटर। थर्ड की बात करते हैं अपन 3 to 9 मीटर। और फोर्थ की बात करते हैं मोर देन 9 मीटर। वहीं पे अपन विड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बाकी सब तो आइडेंटिफाई हो गए, यहाँ पे देखो G1 और G2 आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अगर यहाँ पे डेप्थ आपकी 3 to 9 मीटर है तो आप बोल दो कि G3 स्टेज है, अगर डेप्थ 9 मीटर से ज्यादा है तो आपकी G4 स्टेज है। लेकिन यहाँ पे अगर G1 और G2 की बात करें तो यहाँ पे G1 की भी लेस देन 3 है और यहाँ पे भी लेस देन 3 है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए विड्थ का यूज किया जाता है। अगर अपन बात करें G1 तो G1 की विड्थ 18 मीटर से कम होती है, बाकी सबकी विड्थ 18 मीटर से ज्यादा होती है। बाकी दोनों कैटेगरी तो पहले से आइडेंटिफाई थी तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है तो मतलब 3 मीटर से कम तो इनकी डेप्थ होनी चाहिए। अगर विड्थ इनकी 18 मीटर से कम है तो G1 और 18 मीटर से ज्यादा है तो G2। वहीं पे स्लोप की बात करें तो यहाँ पे वेरी करता है स्लोप, यानी ज्यादा स्लोप नहीं होता, स्लाइड स्लोप होता है। यहीं पे यहाँ पे G2 में 8 से 15% होता है, वहीं पे G3 में नियरली अबाउट 15% होता है, और यहाँ पे क्या होता है अंडुलेटिंग होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप के बारे में आपको जनरली याद नहीं रखना, आपको 2 स्टेज मेनली याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि वेरी स्मॉल गले के अंदर डेप्थ और विड्थ क्या होती है। डेप्थ कितनी होती है, 3 मीटर से कम, और विड्थ 18 मीटर से कम। वहीं पे स्मॉल गले के अंदर 3 मीटर से कम और 18 मीटर से ज्यादा। तो डेप्थ और विड्थ के क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है, डेप्थ विड्थ याद होनी चाहिए। विड्थ की बात करें अपन तो विड्थ 18 मीटर से कम होती है G1 की, बाकी सबकी 18 मीटर से ज्यादा होती है। G1 G2 को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे डेप्थ की अपन बात करें, विड्थ 18 मीटर से कम ज्यादा होगी। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ फर्स्ट 2 में 3 मीटर से कम, 3 to 9 और मोर देन 9, G1 G2 G4। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम अपन बात करते हैं, आज अपन सॉइल लॉस इक्वेशन की बात नहीं करने वाले, वो कल बात करेंगे। विंड इरोजन और जो वाटर और विंड की जो सॉइल लॉस इक्वेशन है उनके बारे में कल बात करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का आता है। टाइप ऑफ इरोजन 2 टाइप का होता है, नेचुरल और एक्सीलरेटेड। नेचुरल इरोजन को जियोलॉजिकल इरोजन बोलते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो एक्सीलरेटेड इरोजन होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें जो इन्वॉल्व होता है, और ये वाटर विंड से होता है। अगर यहाँ पे वाटर फैक्टर है तो वाटर इरोजन, विंड है तो विंड इरोजन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली क्या बनते हैं, सबसे डेंजर स्टेट कौन सी है फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ इरोजन बढ़ता जाता है, तो गली इरोजन होना चाहिए, लेकिन फार्मर के लिए बोला है तो सबसे ज्यादा सीट इरोजन फार्मर के लिए हार्मफुल होता है। तो अपन बात कर सकते हैं सबसे डेंजर स्टेज कौन सी है, सीट इरोजन। क्यों, क्योंकि ये नोटिस नहीं करते फार्मर, और फार्मर नोटिस नहीं करेगा तो कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे लार्जर अपन बात करते हैं, रिल की एडवांस स्टेज ही किसको बोलते हैं, ग्ले। यानी रिल में छोटी नालियां, ग्ले में बड़ी नालियां पड़ती है, तो रिल की एडवांस स्टेज क्या है, ग्ले। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, स्प्लेश या रेन ड्रॉप इरोजन। और डेप्थ और विड्थ के बेसिस पे इनके क्लासिफिकेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। कल अपन पढ़ेंगे सोइल लॉस इक्वेशन के बारे में और विंड इरोजन के बारे में। आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे आपके जो भी आंसर होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, उन क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आज के लेक्चर को इसी के साथ अपन कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।